आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन आप सबको मालूम है, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक वो क्वांटिटी जिसके लिए हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू गिव डायरेक्शन, लाइक मास। सो मास डज नॉट नीड डायरेक्शन, टाइम डज नॉट नीड डायरेक्शन, टेम्परेचर डज नॉट नीड डायरेक्शन। ऐसी सब क्वांटिटीज की कैटेगरी अलग बन गई एंड वी कॉल देम विच हैव ओनली स्केल, यानी सिर्फ उसका साइज होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। क्योंकि उनके पास सिर्फ साइज या स्केल होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। देन देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, उनको जब स्पेसिफाई करना होता है तब हमको उनकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। लाइक किसी पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ से टाउन ए कहाँ है, पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन के लिए हमको दो चीजें बतानी पड़ेंगी कि टाउन ए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा ईस्ट है या वेस्ट है, नॉर्थ है कि साउथ है, तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो हम क्या चीज बता रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी बता रहे हैं? आंसर है पोजीशन बता रहे हैं। तो पोजीशन बताने के लिए हमको दो चीजें बतानी पड़ती है, एक उसका स्केल, साइज 40 किलोमीटर, दूसरा उसकी डायरेक्शन, नॉर्थ है कि ईस्ट है। दोनों चीजें अगर हम नहीं बताएंगे तो हम उसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते। तो ये जो क्वांटिटी है इन विच we need scale, that is we call it magnitude। उसका साइज कितना बड़ा है, साइज को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, दोनों चीजें ही बतानी पड़ेंगी, तब हम उस क्वांटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक बॉडी पर फोर्स लगाइए, फोर्स लगाकर उसको वहां तक पहुंचा दीजिए। तो हमने इसको ऐसा फोर्स लगाया, ये इतनी दूर गया और रुक गया न तो इस डायरेक्शन में गया और न ही उतनी दूर गया। तो हमें दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी कि फोर्स को इतना लगाइए और इस डायरेक्शन में लगाइए, तब वो बॉडी वहां पर जाएगी। तो फोर्स जब भी हम बात करेंगे हमको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका डायरेक्शन कौन सा है, तब फोर्स को हम लगा सकते हैं। इसी तरह से ये जो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन भी बतानी और मैग्नीट्यूड भी, those quantities are known as vector quantities। Okay, so we have scalar quantities and we have vector quantities। दो तरह की quantities हो गई। Okay, scalar, you understand now, scalar and vector both। Now we come to scalar quantity के बारे में हम सब जानते हैं। vector quantity के operations कैसे होते हैं, that we have to understand। पहले how do we write vector quantity so that we can differentiate from the scalar quantities। scalar से ये अलग लगनी चाहिए, तो हमको कोई ना कोई ऐसा सिंबल बनाना चाहिए ताकि हम वेक्टर क्वांटिटी बता सकें कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। तो एक क्वांटिटी ए स्केलर है या वेक्टर है। इफ यू राइट इट ए, इट मींस इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, बट इफ वी ऐड ए साइन ऑन इट देन इट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ ये साइन क्या दिखाता है, दैट दिस क्वांटिटी वी आर रेफरिंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम इस क्वांटिटी को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। ज्योमेट्री में वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं? सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन बाय एन एरो। ये हमने एक क्वांटिटी बनाई। अब ये कैसे क्वांटिटी है, तो उसका नाम क्या है हमें बताना पड़ेगा।
कि ये क्वांटिटी वेलोसिटी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये हमने बनाई है एंड लेट्स कॉल दिस क्वांटिटी फोर्स। ये हमने बताना है। ओके, फोर्स ये क्या डिनोट करता है? ये क्वांटिटी दो चीजें डिनोट करती है। जैसे हम ग्राफ में एक स्केल लेते हैं, यहाँ पर भी एक स्केल लेते हैं, दैट दिस इज 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 एंड 25। तो ये लेंथ किसको दिखाती है? 25 न्यूटन का फोर्स। ये 25 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? आंसर है इस डायरेक्शन में लग रहा है, 25 न्यूटन। सो दिस इज द डायरेक्शन, एरो गिव्स द डायरेक्शन एंड दिस लेंथ, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड। अब इसको देखकर अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा एरो बनाता हूँ दिस, तो अब आप ये समझ जाएंगे दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15। ये कितने फोर्स को रिप्रेजेंट करता है? 15। और डायरेक्शन से अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा देन व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? 15 न्यूटन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दिस इज 15 न्यूटन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस तरह से एरो हमको क्या दिखाता है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा? वो स्केल हमने मानना है, ठीक है? वो कोई बताएगा नहीं। हमारी इच्छा है हम इसको 25 माने, हमारी इच्छा है हम इसको 5 माने। जैसा ग्राफ में स्केल आर्बिट्रेरी होता है, स्केल को हम डिसाइड करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने एक न्यूमेरिकल में, एक प्रॉब्लम में एक स्केल तय किया है तो फिर वो एक ही स्केल रहेगा। अगर हम बोलेंगे कि ये वाला वेक्टर 5 न्यूटन है तो ये वाला वेक्टर 15 न्यूटन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि छोटा है, दिख रहा है। तो ये 5 होगा तो इसको कितना होना चाहिए? 3। अगर हमने इसको 25 माना है तो ये 15 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ओके, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो एरो बनेगा इसके लिए ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी नोन एज टेल एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज हेड। जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड। टेल से हेड की तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी, ये मानी जाएगी। सो if a force or a velocity is acting in northeast direction, then we will make it like this. This is east, this is north, और हमें क्या डायरेक्शन दी गई है? नॉर्थ ईस्ट। So we will write here velocity. This velocity is acting at northeast direction. ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये है उसका टेल और ये है उसका हेड। So this is representation of vector. अब इसके बाद हम लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऑपरेट कैसे करते हैं। ऑपरेट मीन्स मैथमेटिक्स में हमने ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। सो नाउ विल टेक अप ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर ऑपरेशंस, पहली चीज वेक्टर्स के ऑपरेशन की, मैथमेटिकल ऑपरेशन की जरूरत हमको कहाँ पड़ती है? वेयर डू वी नीड वेक्टर ऑपरेशंस? तो जिस तरह से स्केलर में हमको जरूरत पड़ेगी वैसे ही वेक्टर में, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं एक साथ। इस तरह से 2 फोर्स लग रहे हैं, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है और एक एरोप्लेन से या एक तोप से हमने एक गोला चलाया है, वो इसको इस तरफ ढकेल रहा है। गन से शॉट करते हैं तो गन से इसको शॉट किया, इट हैज ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। जैसे ही ये गन से बाहर आता है इसको अर्थ नीचे की तरफ खींचती है। सो एट वन टाइम देयर आर 2 क्वांटिटीज एक्टिंग ऑन इट। एक फोर्स ड्यू टू गन, सेकेंड फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो इस पर ये किधर जाएगा? तो हमारा आंसर है इसका एक्सेलरेशन फोर्स की तरफ होगा। लेकिन कौन से फोर्स की तरफ? ये 2 फोर्स लग रहे हैं। तो ऐसे में हमको जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल ऑपरेशन की। ऐसे में कौन सा ऑपरेशन करेंगे? तो आंसर है वी विल डू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन।
पहला फोर्स भी इस पर लग रहा है, दूसरा फोर्स भी इस पर लग रहा है। एक बॉडी पर अगर दो फोर्स लगते हैं तो कौन सा ऑपरेशन होगा? एडिशन का ऑपरेशन होगा, और उस एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अनुसार ये बॉडी चलेगी। द बॉडी विल मूव अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आया तो ये बॉडी इस तरफ जाएगी, ठीक है। अगर गन ने इसको ऐसा इस तरफ भेजा है फोर्स लगा के, और अर्थ इसको नीचे खींच रही है, तो हम दोनों का एडिशन करेंगे और उसके एडिशन में ये रिजल्ट ऐसा आया, देन इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो एडिशन का ऑपरेशन कब करना है? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है एडिशन कैसे करना है, ये सब याद कर लेते, लेकिन कब करना है, क्यों करना है, इसको याद नहीं करते तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम। तो याद रखिए, बॉडीज कितनी होनी चाहिए? एक, दो नहीं, एक बॉडी पर एक से ज्यादा वेक्टर काम करते हैं, भले वो वेलोसिटी वेक्टर्स हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे? एडिशन। जैसे एक आदमी अपने घर से निकला और ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर गया, क्या हुआ उसमें? डिस्प्लेसमेंट। उसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड कितना है? 5, डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वहां जाने के बाद फिर से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर फिर नॉर्थ की तरफ चला गया, तो अब उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल है, कितनी बॉडी है जिस पर काम हो रहा है? एक। वही बॉडी में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी में ही दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? दोनों में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा? एडिशन। इस तरह से हमको जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है। रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, कब उसको यूज करते हैं? तो आंसर है when there are two bodies having different velocities, उसके बीच का डिस्टेंस जो वो कवर होता है, एक बॉडी जा रही है, इसकी वेलोसिटी है 3, इसकी वेलोसिटी है 4, तो थोड़ी दूर जाकर ये इसको पकड़ लेगी। ये इसको किस वेलोसिटी से इसकी तरफ जा रही है हमने पढ़ा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2। ओके, इसमें कितनी बॉडीज है? 2, एक नहीं है। एक के पास एक वेलोसिटी, दूसरे के पास दूसरी वेलोसिटी, और इन दोनों वेलोसिटी को हमने क्या करना है? माइनस। सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब हमने माइनस करना है so that is a mathematical operation in vectors। एडिशन कब लगा था समझ में आया? माइनस कब करना है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। इसके बाद देखिए, एक चीज क्वांटिटी हमने पढ़ी है, आपने पहले क्लास 9 में भी पढ़ी है, वर्क। वर्क डन कब होता है? when we apply force on a body and we are successful to move it। अगर हम फोर्स लगाएंगे और मूव करेंगे, सो वी विल से हमने वर्क किया। उस वर्क की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उस वर्क की हम कैलकुलेशन करते फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जब मल्टीप्लिकेशन हमने करना है तो हमको वर्क मिलता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों कैसे? वेक्टर। तो वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमको स्केलर क्वांटिटी मिली। हमको कौन सा ऑपरेशन करना पड़ रहा है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसी तरह से हम एक और क्वांटिटी निकालते हैं, टॉर्क। टॉर्क के लिए हमने पढ़ा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने 2 फोर्स लगाए, साइकिल का हैंडल है, एक इधर फोर्स लगाया, एक इधर फोर्स लगाया, तो ये ऐसा कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। टॉर्क लगाते हैं, ओके, वो उसके चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है? फोर्स जो हमने लगाया मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमको टॉर्क देता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, द डिस्टेंस
straight line distance is a no. That is displacement from one force to other force. That is also a vector quantity. Is case. Okay, force is a vector quantity. The length is a vector quantity, and this multiplication gives us torque. Torque is also a vector quantity. लेकिन ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. इस तरह से हमें फैसला करना होता है कि दो वेक्टर के बीच में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा कि स्केलर आए रिजल्ट में, या मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा कि वेक्टर आए रिजल्ट. और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हमने क्या क्या नियम पढ़ा है? मोर देन वन वेक्टर्स एक्टिंग ऑन वन बॉडी. तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे? एडिशन. तो एडिशन कब करना है? मोर देन वन वेक्टर. एक्टिंग ऑन वन बॉडी. ये बहुत जरूरी है. दूसरी बॉडी पे काम करने वाला फोर्स पहली बॉडी पे काम करने वाले फोर्स के साथ ऐड नहीं हो सकता. एडिशन के लिए ये एक जरूरी कंडीशन है. एक ही बॉडी पर दोनों वेक्टर काम करने चाहिए. ओके. देन नेट इफेक्ट. जब दो या तीन या चार वेक्टर काम करेंगे तो उस पर इफेक्ट कितना होगा? सो नेट इफेक्ट विल बी गिवन बाय सम. एडिशन करना. ओके. और इसका जो सम आएगा उसका हमने एक नाम रखा हुआ है और वो नाम है रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट कौन सा ऑपरेशन होता है? आंसर है रिजल्टेंट इज ए एडिशन ऑपरेशन. ठीक है. ओके. तो इस तरह से हम रिजल्टेंट निकालेंगे और वो रिजल्टेंट की तरफ जाएंगे. इसकी कंडीशन आपको याद हो गई. एक बॉडी, एक से ज्यादा वेक्टर, और बॉडी जाएगी किधर? रिजल्टेंट. ये एडिशन हो गया. अच्छा, दूसरा हमने किया था सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन हम कब करते हैं? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन इन, दैट इज वन एग्जांपल. और भी बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिसमें हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. दिस इज वन एग्जांपल. ओके. रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं? v1 माइनस v2, एंड दिस इज ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में दो बॉडीज हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल, जो कि रिलेटिव मोशन में दो बॉडीज होती हैं. So two bodies possible. ये सब्ट्रैक्शन के आएंगे क्वेश्चन. इसी तरह से आप देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अंतर नहीं होता. वी विल कम टू नो कि एक बॉडी पर अगर दो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में काम करते हैं उसको हम लोग एडिशन भी कह सकते हैं, और दोनों को इंडिपेंडेंट लेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं. ओके. व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस उसको देखेंगे. ये सब्ट्रैक्शन होता है. अब मल्टीप्लिकेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रादर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वन, स्केलर विद वेक्टर. स्केलर विथ वेक्टर, जैसे हमने बनाया इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी. इस तरह से ये एग्जांपल किसका है? स्केलर विथ वेक्टर. टाइम मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और इन सब का नाम आप जानते हैं.
ये दोनों किसके फॉर्मूलाज हैं? इंपल्स। इसमें हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं? स्केलर को, वेक्टर को, और जो हमको दोनों का प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होता है? वेदर इट इज ए वेक्टर और स्केलर। सो द आंसर इज प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट इज वेक्टर। So m multiplied by v, this gives us mv. और ये क्या चीज है? मोमेंटम, एंड मोमेंटम हैज ए डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ। ये हो गया स्केलर टू बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर। अच्छा, दूसरा देखिए, वेक्टर टू बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ वेक्टर टू वेक्टर। ये एक हो गया। नाउ वी गो टू द सेकंड, दैट इज वेक्टर टू बी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर में दो रिजल्ट हमको मिल सकते हैं। फिजिक्स में हमने देखा है कि वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई करने से दो तरह की क्वांटिटीज मिलती है, या तो वो क्वांटिटी स्केलर होती है या वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। दोनों के एग्जांपल हमारे फिजिक्स में है, जैसे फोर्स एंड लेंथ। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। इफ फोर्स एंड लेंथ आर इन द सेम डायरेक्शन, वी अप्लाई फोर्स एंड कवर द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी आर डूइंग ए वर्क। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी हमको मिलेगी दैट विल बी वर्क। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हमको स्केलर मिला है। दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों वेक्टर है, लेकिन जो चीज हमको मिलती है वो स्केलर है, तो इस पे वेक्टर का निशान नहीं होगा। दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डॉट यूज करेंगे। तो दिस, इसका नाम हो गया, इस ऑपरेशन का नाम हमने रखा स्केलर प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम हमने रखा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए रखा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या साइन यूज करते? डॉट। ओके, ये स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और ये कब होता है? मल्टीप्लिकेशन जो दो क्वांटिटी को करना है वो दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? वेक्टर्स। रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी। देन उस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए वेक्टर प्रोडक्ट। दिस वाज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। वेक्टर प्रोडक्ट में फिर वही करेंगे, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक बार है, इस बार में हमने इधर एक फोर्स लगाया, इधर एक फोर्स लगाया। ये जब ऐसा फोर्स लगाते तो ये घूमता है, और ये घूमता है तो फिजिक्स में हम बोलते हैं कि हम इस पर टॉर्क लगा रहे हैं। ये जो टॉर्क बनता है, इस टॉर्क का फिजिक्स में हमको फॉर्मूला दिया गया है, फोर्स multiplied by this distance L, force into L। इसकी डायरेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। 90-90, that means it should have a particular direction। और जब किसी चीज की पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। therefore here this length is a vector quantity। so force into length, ये हमको डेफिनेशन में देता है टॉर्क। नाउ टॉर्क इज, हम लोग रोटेशनल मोशन में स्टडी करेंगे, टॉर्क इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज ए डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है, इफ ए सर्कल इज बीइंग मेड लाइक दिस, देन टुवर्ड्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल। सो द सिमिलर वे टॉर्क हैज ए डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। तो इसको अगर हम ऐसा घुमाते हैं तो टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा,
by this right hand screw rule. Okay, so torque has a direction, therefore this is a vector quantity. अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? वेक्टर. यहाँ दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला था? स्केलर. तो जब हमको दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिलता है तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. और ये मल्टीप्लाई के लिए हमने क्रॉस यूज किया है, so we will also call it cross product. So there are three type of products available with vectors. एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, दूसरा वेक्टर को वेक्टर के साथ दो टाइप, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. दोनों में मल्टीप्लिकेशन वेक्टर वेक्टर के बीच में है, लेकिन आंसर जो आता है एक में स्केलर और एक में वेक्टर. इसमें बहुत से स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से स्केलर प्रोडक्ट आता है या वेक्टर प्रोडक्ट आता है. तो देखिए, ये मैथमेटिक्स के नियम नहीं बताते, ये वाली चीज फिजिक्स के नियम बताते हैं. तो आपको फिजिक्स के वो नियम याद करने पड़ेंगे जो बताएंगे कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से जो तीसरी क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर है कि वेक्टर. उससे आप डिसाइड करेंगे कि वो स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है. हमको फिजिक्स में उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है और उसका नेचर पढ़ना होता है, तब हमको पता लगता है कि वर्क या एनर्जी स्केलर है या वेक्टर. एनर्जी किसी चीज में भरी हुई है, पेट्रोल में एनर्जी है, उससे हमारी कार चलेगी. अब उस एनर्जी की डायरेक्शन किधर है? वो कार को इधर चला सकती है कि इधर चला सकती है? तो आंसर है किसी भी तरफ चला सकती है. तो एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं. हम इधर भी वर्क ले सकते हैं, इधर भी वर्क ले सकते हैं. इसलिए हमने क्या फैसला किया कि वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. अब बनता किससे है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो दोनों वेक्टर है. इसलिए हमने फैसला किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट. क्योंकि फिजिक्स क्या बोलती है कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो वर्क मिलता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो प्रोडक्ट स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये आपको फिजिक्स के नियम याद करने से मालूम पड़ेगा. वेक्टर अपने आप में, वेक्टर नॉलेज अपने आप में ये नहीं बताता कि कौन से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिलता है और कौन सी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से स्केलर मिलता है. ये आपको याद करना. ओके, तो इतनी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेक्टर्स में होते हैं. अब हम हर ऑपरेशन को ब्रीफली छोटा छोटा करके लेते जाएंगे एंड यू कैन लर्न देम ऑल. काफी कुछ आपने किए हुए हैं और एक बार सबको हम रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन से. एडिशन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. वी नो दैट वन इज ट्रायंगल मेथड एंड वन इज पैरेललोग्राम मेथड. ट्रायंगल मेथड में दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है. एडिशन के लिए एक बड़ी कंपल्सरी कंडीशन होती है, जैसे if we add 5 kg plus 4 meter, then this is not allowed. Why it is not allowed? Nature of the two quantities is different. तो वेक्टर एडिशन के लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन है the nature of the two quantities should be same. तो वेलोसिटी के साथ आप वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, फोर्स के साथ फोर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी के साथ फोर्स को ऐड नहीं कर सकते. तो अगर आपने एक न्यूमेरिकल में से एक वेलोसिटी का वेक्टर बनाया, एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाया और उन दोनों को डायग्राम में जोड़ दिया, दैट इज रॉन्ग. वो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का नेचर बेसिकली एक होना चाहिए. और इसका 1 मार्क क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज द फंडामेंटल कंडीशन और व्हाट इज द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर एडिशन. तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ शुड हैव सेम नेचर. That is our fundamental condition. Okay, so addition same nature. This is a must.
Okay. Now we know that every vector can be represented by an arrow. This is a representation of a vector. Let's call this is vector A. This is vector B. Now we are supposed to add it. ऐड करने के लिए पहले ट्रायंगल लॉ देखिए। इस वेक्टर के लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है, वेक्टर कैन बी ड्रॉन एनीवेयर। वेक्टर कैन बी ड्रॉन एनीवेयर प्रोवाइडेड वी डोंट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड वी डोंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। दोनों को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ अगर ए बना हुआ है तो मैं यहाँ पर ए ऐसे नहीं बना सकता आंसर बनाते समय। क्यों? ये दोनों इक्वल नहीं है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड लंबाई ये भी सेम होनी चाहिए। ओके, सो आई ड्रॉ वेक्टर ए हियर। ये यहाँ पर हमने वेक्टर बनाया। दिस इज परमिसिबल। वेक्टर ए आप 50 जगह पर बना लीजिए, चलेगा। क्या नहीं बदलना चाहिए? ना तो लेंथ बदलनी चाहिए ना डायरेक्शन बदलनी चाहिए। तो हर जगह आप उसको ए लिख सकते हैं। ये इसका टेल है, ये इसकी हेड है। इस टेल से हेड की तरफ हमेशा जाते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसको क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज एंड, दिस इज हेड। हेड पर हम पहुंच गए ए के। यहाँ से आप वेक्टर बी को स्टार्ट करेंगे। ये वेक्टर बी, इसको हम उठाकर लाए और यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट में कौन सा पॉइंट बनता है? टेल। तो यहां से हमने बी को स्टार्ट किया। ये दिस इज बी। अब हमारा फाइनल पॉइंट कहां पहुंचा? इसके हेड पे। फिर से इस पूरी प्रोसेस में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये वाला। और एंडिंग पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला। पूरी प्रोसेस का। तो स्टार्टिंग टू एंडिंग इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हम एक वेक्टर बनाते हैं, ये वेक्टर। और ये वेक्टर है, कैसे पता लगेगा? इसमें हम एरो बनाएंगे। ये इस तरह से एरो बनाएंगे तो ये वाला जो वेक्टर है, दिस गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये है आर रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है? ए प्लस ये एडिशन का ऑपरेशन हो गया। फिर से इसको देखिए एक बार। एक आदमी अपने घर से चला, पहले उसका डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर हुआ, वहां से फिर वो मुड़ के फिर उसका डिस्प्लेसमेंट बी के बराबर हुआ। तो घर से कितना दूर है? तो ये रहा घर, ये यहाँ से फाइनल पोजीशन, इसको हमने मिला दिया। ये क्या देता है आपको? रिजल्ट, कि फाइनली वो घर से इतनी दूर। ये बात समझ में आती है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट। So this is our operation. अब इसकी शेप कैसी दिख रही है? ट्रायंगल जैसे। So this is known as triangular method for addition. इसमें आप हमेशा देखेंगे दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, कंटिन्यूअस, और तीसरा कैसा गया है? उल्टा। ये तो इससे आपको पता लग जाएगा ये दो का एडिशन, ये तीसरा है। ओके, इसको देखकर बताइए कौन से दो वेक्टर का सम तीसरा वेक्टर है? करेक्ट। ए प्लस, ए को पहले क्यों आप लिखो? यहाँ ए से चालू किया, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से तो कोई टेल है ही नहीं, तो ए के साथ आप प्लस नहीं लिख सकते। राइट, पहले स्टार्ट किससे करना है? सी से। सी के टेल से स्टार्ट करिए, सी के हेड तक पहुंचा सी, फिर इसके हेड से ए का टेल स्टार्ट हुआ तो ए। तो ये क्या बना? सी प्लस ए। यहाँ फाइनल पोजीशन आई, दिस वाज इनिशियल, तो ये क्या है उसका? रिजल्टेंट। तो दिस सी प्लस ए इज इक्वल टू। तरीका समझ आया? ओके।
हाँ, इसमें बताइए, ये अब हम 3 साइड से मेनी साइड्स में आ गए, सो दिस विल कॉल एज पॉलीगॉन लॉ। हम लोग बड़ा ब्रीफली पढ़ रहे हैं, ये अगर ट्रायंगल है तो ये पॉलीगॉन लॉ। जो कंटिन्यूअस जाते जा रहे हैं वो एक दूसरे से ऐड होते जा रहे हैं। कहां से स्टार्ट किया? ई से, दैट्स वेरी गुड। ई का टेल यहां से हमने स्टार्ट किया, ई प्लस डी प्लस बी प्लस ए, जिसको प्लस करना है टेल से हेड, टेल से हेड, टेल से हेड, टेल से हेड, और यहां पर ये टेल से हेड नहीं, तो यहां आके हम रुक गए। यहां से स्टार्ट किया और यहां आकर रुक गए, तो ये क्या बना इसका रिजल्ट? तो इसमें है E प्लस डी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, सब पर वेक्टर लगा रहेगा। ये तरीका समझ आ गया? ओके, सो अब इसमें एक छोटी सी चीज और, उसको भी साथ में ही कर लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी हो सकता है कि नहीं? इसके टेल से इसका हेड, इसके हेड पर इसकी टेल है, इसके हेड पर इसकी टेल है, ये बी इसके साथ ऐड हो गया, तो A प्लस बी यहां पहुंच गए। फिर यहां पर इसकी हमने C की टेल रख दी और इसका हेड यहां आ गया, तो ये भी एडिशन का नियम है। तो A प्लस बी प्लस सी तीनों यहां पर ऐड है, पर A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 0। क्यों? क्योंकि फाइनल डिस्टेंस कितना बचा? 0। सो हियर A प्लस बी प्लस सी इज 0। इससे हमने एक छोटा सा नियम बनाया। देखिए, अगर ये A प्लस बी प्लस सी इतना सा होता ऐसे, ये 3 वेक्टर, तो हमको रिजल्टेंट मिल जाता। कहां मिलता रिजल्ट? इनिशियल टू फाइनल, ये हमारा रिजल्टेंट रहता। पर बाई चांस क्या हुआ, ये पॉइंट यहां पहुंच गया तो हमारा रिजल्टेंट 0 हो गया। अब देखिए, अगर ये पॉइंट यहां नहीं पहुंचता है तो क्या आप इसको ट्रायंगल कहेंगे? नो, इट इज नॉट ए क्लोज ट्रायंगल, दिस इज ए क्लोज ट्रायंगल। तो हमने एक छोटा सा नियम बना लिया, इफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन वन बॉडी, क्योंकि वो एडिशन की कंडीशन है, if vectors on one body can be represented as all the sides of a closed figure, all the sides of a closed figure, close हो जाना चाहिए, then their sum will be 0. This अगर मैंने आपको दिया कि ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B और ये है वेक्टर C, और इन तीनों का सम करिए, तो हमने क्या देखा? A, फिर यहां से बनाया B और यहां से बनाया C, और ये कैसा फिगर बन गया? क्लोज। तो हम क्या रिजल्ट बोलेंगे? देयर सम इज 0। यही नियम है। If all the vectors can be represented as a closed figure, then their sum is 0. Okay. ये पॉलीगॉन, दिस इज A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, इन तीनों को हमने कॉन्सिक्यूटिव कर दिया एक ही डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद ये वाला एक एंटी क्लॉक कर दिया F। तो बताइए किसके एडिशन से कौन आ रहा है? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू F। यहां से स्टार्ट किया A, B, C, D, E, और यहाँ पे फाइनल पॉइंट पर पहुंचे, तो इनिशियल टू फाइनल वेक्टर बनाया। ये क्या देता है हमको? रिजल्ट F। तो ये पॉलीगॉन के नियम, पॉलीगॉन की। अब इससे हमको एक हिंट मिली
कि अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन है विच इज ए क्लोज्ड फिगर, उसकी कोई भी एक साइड को उल्टा कर दो, वो बाकी सबका रिजल्टेंट देती है, बाकी सबका रिजल्टेंट देती है। जैसे इसी को हम बना सकते हैं इस तरह से, ये। अब अगर इसमें आप देखें, ये ऐसा वेक्टर बनाया, ये दूसरा वेक्टर ऐसा बनाया, फिर इसके हेड से ये तीसरे की टेल स्टार्ट हुई, इसके हेड से चौथे की टेल स्टार्ट हुई और यहां पहुंच गए, तो इनका रिजल्टेंट कौन सा होगा? पांचवा जो बचा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? उल्टी। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ये, सॉरी, अब ओके, लेट्स मेक इट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। अब इसमें एरो मुझे किधर लगाना है, ऊपर कि नीचे? नीचे की तरफ, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट आया, तो ये क्या बन गया? इसका रिजल्टेंट, राइट। इसी रिजल्टेंट को अगर हम न लगाकर इसकी जगह एक दूसरा वेक्टर लगा दें, ये वेक्टर ई, अब इसका सम क्या हो गया? 0, यानी रिजल्टेंट के बराबर जब हम एक उल्टा वेक्टर लगा देंगे तो सम क्या हो जाएगा? 0। ये आगे हमको जरूरत पड़ेगा when we study equilibrium of forces। ओके, ये है ट्रायंगल का नियम। नाउ वी विल टेक पैरेललोग्राम। Parallelogram, there are two forces A and B. A and B, इन दोनों को हमने ऐड करना है। Parallelogram law में we take one point and the vectors are acting at that point, वहां पर दोनों वेक्टर की टेल बनती है। This is the difference between triangle method and parallelogram method। फिर से देखिए, ये इसकी हेड है और यहां से इसके दूसरे की टेल शुरू हुई, ए एंड बी, ए एंड बी। हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? और अगर हमने बनाया ए और ये वाला बी यहां बना दिया बी, तो अब हम कौन सा मेथड लगाने जा रहे हैं? यस, पैरेललोग्राम। तो दोनों का अंतर देखिए, इसका हेड और इसकी टेल यहां से स्टार्ट हुई, एक जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू हुआ, तो ये ट्रायंगल मेथड, दिस इज रिजल्टेंट। यहां पर एक ही पॉइंट पे ए इधर काम करता है, बी इधर काम करता है, दोनों की टेल इस पर है, तो इस पे कौन सा मेथड लगेगा? पैरेललोग्राम मेथड। तो कब ट्रायंगल मेथड लगेगा और कब पैरेललोग्राम मेथड लगेगा, ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ आफ्टर दिस पैरेललोग्राम कैसे लगाना? तो पैरेललोग्राम मेथड के लिए हम दोनों वेक्टर्स बनाते हैं, दोनों की टेल पॉइंट ऑफ एक्शन पर होनी चाहिए एक ही जगह, दोनों की लंबाई मैग्नीट्यूड हमने लेंथ से बनाई। नाउ वी गेट these two lines and there is certain angle between them, theta। So two vectors are acting at each other with a direction theta, right? तो अगर जैसे तोप से हमने गोला चलाया, ये इधर गया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। नदी में एक नाव चल रही है, नाव का इंजन नाव को इस तरफ ले जाता है, बोट को, और पानी जो नदी में बह रहा है वो बोट को इधर ले जा रहा है। तो उस बोट के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी अपने इंजन के कारण और एक वेलोसिटी नदी के कारण। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक बॉडी पे दो वेक्टर काम करते हैं, तो हमको टोटल इफेक्ट कैसे निकालना है? रिजल्टेंट मींस एडिशन, ठीक है? तो हम इसका एडिशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, देन वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कंप्लीट द पैरेललोग्राम कैसे किया जाता है? इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन बनाई और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन बनाई। ये हमारा ज्योमेट्री का तरीका है पैरेललोग्राम बनाने का।
तो इसके पैरेलल ये हो गया, इसके पैरेलल ये हो गया। नाउ दिस इज अवर पैरेललोग्राम, ये यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, ये है पॉइंट ऑफ एक्शन और यहां से हम एक डायगोनल बनाते हैं। इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में से हमको एक डायगोनल एज ए रिजल्टेंट लेना है और वो कौन सा होगा, जो पॉइंट ऑफ एक्शन से जाता होगा। इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए, होती है नॉर्मली। तो ये याद रखिए कि जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलते हैं ये पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, यानी जहां पर बॉडी रखी है और उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो वेलोसिटी काम कर रही है, दो डिस्प्लेसमेंट है, जो भी है, दिस इज द पॉइंट। और इस पॉइंट से जो डायगोनल जाता है वो रिजल्टेंट होता है, ये वाला, दिस इज रिजल्टेंट। ओके, और ये रिजल्टेंट नहीं होता। ये जो रिजल्टेंट है ये हमको दो चीजें बताता है कि इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने ऐसे नाप लिया, ये नापा हुआ लेंथ क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका कोई भी एक वेक्टर के साथ में हमने एंगल नाप लिया, ये एंगल हमको क्या देता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके, अब ये एक डेरिवेशन काफी पॉपुलर है, विद हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल ज्योमेट्री। यहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। दिस इज पॉइंट O एंड लेट्स कॉल देम P, Q एंड M, N। ये हमने बनाया। नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। If this angle is theta, then QN upon MQ, MQ किसके बराबर है, A के बराबर है, और ये PQ B के बराबर। ये दिख रहा है पैरेललोग्राम है, दोनों साइड इक्वल होती है। सो दिस MQ is equal to A, क्योंकि ये भी A है। ओके, सो QN upon A ये किसके बराबर है, साइन थीटा। तो QN किसके बराबर हुआ, A साइन थीटा। इसी तरह से MN को भी हम बना सकते हैं, MN अपॉन MQ, दैट इज A। MN अपॉन A इज इक्वल टू cos theta, therefore MN is equal to A cos theta। तो इसको हमने लिख लिया A sin theta and this is A cos theta। ये बात समझ में आ गई। ओके, ये दोनों लाइनें हो गई। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में O, Q, N, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। इन ट्रायंगल O, Q, N, ये हमारा रिजल्टेंट है OQ। तो पहले हम ज्योमेट्री की भाषा में काम करते हैं। तो वी विल राइट OQ स्क्वायर इज इक्वल टू QN स्क्वायर plus ON square। Is this clear? OQ square is equal to QN square plus ON square। ये हो गया। अब इसको हमने लिखा QN square plus ON। ON को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो दिस इज ON plus MN। ON plus MN, इसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू QN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर प्लस 2ON इंटू M। ये आ गया। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज।
ओ क्यू स्क्वायर इज आर स्क्वायर। आर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। देन क्यू एन स्क्वायर, क्यू एन, दिस इज क्यू एन स्क्वायर, सो दिस इज a square sin square theta plus OM square, OM is equal to B, so this is B square plus MN square, MN square, MN is A cos theta, तो उसका स्क्वायर किया A square cos square theta, then Q OM is B, MN is A cos theta, A cos theta। इनमें इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री। वी नो A स्क्वायर कॉमन निकलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? R स्क्वायर की, तो R की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, ये R की वैल्यू आई। ये R की वैल्यू हमको देखी क्या है? This gives magnitude of resultant. Resultant is a vector quantity, तो ये वेक्टर नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी उस आर की लंबाई कितनी होगी। वेक्टर कब बनेगा? ये जब हम इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे, तो हमको इसकी डायरेक्शन का एक्सप्रेशन भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन का एक्सप्रेशन देखिए, इसकी डायरेक्शन अल्फा बनती है, ये सबका हो गया नो। ओके, ये डायरेक्शन के लिए हम दो तरह से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हाउ मच एंगल इट मेक्स विद बी और हाउ मच एंगल इट मेक्स विद ए। तो हम क्या करते हैं, बी के साथ इसका एंगल निकालते हैं। Tangent alpha is perpendicular upon base, QN upon OM। QN किसके बराबर है? A sin ON, O से लेके N तक, ये है OM प्लस MN, so OM is equal to B प्लस MN is equal to A cos theta। ये आ गया tan अल्फा की वैल्यू। इसमें ये बताइए अल्फा एंगल किस वेक्टर के साथ बन रहा है, ए के साथ कि बी के साथ, और बी कहां पर है? ये याद रखिए कि जिसके साथ ये एंगल बनता है वो यहां आना चाहिए, और जिसके साथ नहीं बनता है वो यहां आना चाहिए। ओके, अगर ये चीज आपको समझ में आई तो मुझे बताइए, ये एंगल बीटा है, तो tan बीटा किसके बराबर होगा? B sin theta upon B cos theta। वेरी गुड, समझ आ गया आपको? तो ये आप एज इट इज नहीं रख सकते, आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्फा बी के साथ है या ए के साथ है। जिसके साथ है ये उसकी जगह है, राइट, ये उसकी लोकेशन है, और ये दोनों दूसरा वाला है। तो बीटा लेंगे तो ये फॉर्मूला लेंगे, अल्फा लेंगे तो ये फॉर्मूला लेंगे। जब हमने tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो हम अपने चार्ट में से, बुक में से देख के अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये टेंजेंट अल्फा कितने एंगल की है। दैट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ अल्फा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट। इसके बेसिस पर हम बहुत से न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं।
ये एडिशन है। अब इसके साथ सब्ट्रैक्शन का तरीका देखिए। सब्ट्रैक्शन का तरीका है सब्ट्रैक्शन वी टेक एज, हमको एक मेथड मालूम है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करो तो वो क्या हो जाता है, एडिशन। ये मेथड का हम फायदा उठा के सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B, और हमसे बोला गया कि A माइनस बी कैलकुलेट करिए। तो हम क्या करते हैं, हमको तो एडिशन का मेथड आता है, तो हमने यहां पर A बनाया, ये इसके हेड से हमने ये ट्राई किया, ये है B। अगर ये B है तो इससे हम माइनस बी क्रिएट कर सकते हैं। इसी हेड से शुरू करिए, ये बहुत जरूरी है, टेल यही होनी चाहिए। टेल की पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे, कहाँ होनी चाहिए, ए के हेड में। और यहां से हमने ठीक इसके उल्टा ये वेक्टर बनाया, दोनों की लंबाई बराबर है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, तो डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए ये क्या हो गया, माइनस बी। ओके, तो अब हमारा मेथड क्या कहता है, जहां से स्टार्ट किया और जहां फाइनल पॉइंट है उसको मिला दीजिए। तो हमने इसको मिला दिया, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, एडिशन। ठीक है, हम भी कहते हैं एडिशन है, पर किस किस का एडिशन हुआ, ए प्लस माइनस बी। और इसका मीनिंग हम जानते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ए माइनस बी। आर या सी, सो तो यहां पर सी हमको क्या देता है, a माइनस बी। दिस इज सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसको इससे जोड़ देते ये, और इसका नाम है d, तो बताइए d हमको क्या देता है, a प्लस b। c हमको क्या देता है, a माइनस b। दिस इज a प्लस b and this gives us a minus। तरीका समझ आया? यहां पर आप देखिए, ओके ये हो गया। यहां देखिए, यहां पर अगर हम इसको खींच दें, ये वाला किसके बराबर है, a, ओके, ये है b। अगर मैं इसके एरो को उल्टा कर दूं, ये, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी। अब ये देखिए, यहां से यहां तक क्या है, माइनस बी। इसका यहां पर हेड आया, यहां से इसकी टेल स्टार्ट हुई, दिस इज ए। तो इन दोनों का एडिशन कर दो, माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन किया, क्या आ गया, ये, दिस इज सी। फिर से देखिए, ये वेक्टर ए है, ओके, ये वेक्टर इधर बी था ऐसा, अगर इसके एरो को उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। ये है प्लस ए, यहां से शुरू करिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू ये सी, ऐसा। दिस इज ए, दिस इज माइनस बी, राइट। तो ए माइनस बी, दिस इज ए, यहां पर ए चला गया, बी ऐसा था तो ये हो गया माइनस बी, और ए माइनस बी किया तो ये हमको मिला सी। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। लेकिन सी क्या है, सी भी एक डायगोनल है। तो अभी अभी हमने स्टडी किया था कि ये डायगोनल क्या होता है, a प्लस बी, तो ये डायगोनल क्या होता है, a माइनस बी, राइट।
तो इसको आप चाहे याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ये वाला डायगोनल किसको दिखाता है? a माइनस बी, क्योंकि ये a है और ये माइनस b है, और इसको आप वैसे ही रख सकते हैं प्लस b इस तरह। तो इस तरह से a माइनस बी ये वाला और ये a प्लस बी। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला, ये और ये। इसमें बताइए कौन कौन से आपस में ऐड होके कौन सा तीसरा वेक्टर बनेगा अगर मैं इसको मिटा दूं। ये देखिए, ये है A, ये है B, और ये मैंने इधर एरो लगाया। अगर इधर एरो लगाया C के, तो कौन कौन से ऐड होंगे? राइट, B प्लस C इज इक्वल टू A। अब B को इधर ट्रांसफर करिए, तो ये क्या बन जाएगा? A माइनस B, A माइनस B इज इक्वल टू C। समझ आया? तो दो, अगर आपको ये दिया है कि ये दो वेक्टर A और B एक बॉडी पे काम कर रहे हैं, ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट से होती है, इसको ध्यान दीजिए। The two vectors A and B acting on a body, what is the resultant? And they will make it this one. This is resultant. ये resultant नहीं है, क्यों? क्योंकि ये A प्लस B नहीं है, ये क्या है? हाँ, ये A माइनस बी है। अगर आप एरो इधर लगाएंगे तो A माइनस बी हो जाएगा, A माइनस बी, और अगर आप एरो इधर लगाएंगे तो B माइनस A हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो माइनस ही। तो ये हमेशा किसको दिखाता है? डिफरेंस को। और इसको अगर हम ऐसा कंप्लीट कर दें तो ये किसको दिखाता है? A प्लस बी। ये A प्लस बी को दिखाता है और ये दोनों के डिफरेंस को दिखाता है। एरो पे डिपेंड करता है A माइनस बी या B माइनस। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके।